हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। अब इसके बारे में बच्चों हम पढ़ेंगे बिजनेस में कौन कौन सी सर्विसेज का यूज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं क्या है बिजनेस सर्विसेज। यू मस्ट ऑल हैव एट सम टाइम और द अदर एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑन योर लाइफ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हम सब ने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है बिजनेस क्या होता है। ठीक है, सर्विसेज क्या होती है मैं एक सिंपल सी चीज समझा दूं। सर्विस क्या होती है कि मान लीजिए मैंने अपना घर है, मेरा एक घर है, उसमें मैंने एसी लगा दिया। घर में क्या यूज करा मैंने? एसी। तो एसी से हमें क्या कोल्ड एयर मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी। तो ये एक तरीके से ये हमें सर्विस दे रही है। क्या दे रही है? सर्विस दे रही है। बस हमने अपने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, वो सारी सर्विसेज। जैसे यहाँ पे मैंने बोला एसी मुझे सर्विस दे रही है। हम होटल्स में जाते हैं तो वहां पे वेटर हमें सर्विस देते हैं। तो जो भी सर्विस है, बस हमने इस चैप्टर में वो सर्विस किसके बारे में पढ़नी है? बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? बिजनेस, व्यापार। जो हम बिजनेस करेंगे उसके बारे में समझनी है। तो सीधा आ जाते हैं अपने टॉपिक में। टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का नेचर कैसा होता है, प्रकार कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेंजिबिलिटी। समझते हैं क्या है बच्चों? इंटेंजिबिलिटी मतलब होता है सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दैट इज दे कैन नॉट बी टच्ड। सर्विसेज बच्चों वो होती हैं जो इंटेंजिबल, उसे हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है, अगर कोई डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करता है तो हम क्या उसका टेस्ट पता कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो एक सर्विस है। जैसे ही हमें एंटरटेनमेंट होता है, और सच एंटरटेनमेंट, हम मूवीज देखते हैं, कुछ भी एंटरटेन गेम खेलते हैं, तो उससे क्या हमें कुछ फील नहीं होता, वो सर्विस है एक तरीके से। तो नेचर ऑफ सर्विसेज में फर्स्ट पॉइंट क्या है कि वो क्या होती है? इंटेंजिबल हो सकती है, जिसे हम फील टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बच्चों इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी मतलब होता है द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज इनकंसिस्टेंसी। बोला सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकंसिस्टेंसी। सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट, क्योंकि सर्विसेज का कोई स्टैंडर्ड टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता। टेंजिबल मतलब वो चीज जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अभी अभी तो हमने सर्विसेज में पढ़ा कि वो इंटेंजिबल हो सकती हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि सर्विसेज का कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं होता। सर्विसेज हैव टू बी परफॉर्म एक्सक्लूसिवली ईच टाइम। सर्विसेज कह रहा है परफॉर्म की जाती है हर समय, मेनली। डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन। बोला डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड होगी, डिफरेंट एक्सपेक्टेशन होंगी। अगर कस्टमर की बच्चों डिमांड डिफरेंट है तो उनको सर्विसेज भी डिफरेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है कि इसीलिए बोला गया कि ये क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट बच्चों इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी मतलब सर्विसेज जो है हमारे बिजनेस से अलग नहीं है, हमारे बिजनेस से अलग नहीं है। पढ़ते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन बीइंग परफॉर्म। बोल रहा है साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हम प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। बच्चों अगर कोई प्रोड्यूस कर रहा है कोई भी चीज, मान लीजिए मैगी प्रोड्यूस हो रही, मैगी प्रोड्यूस हो रही, कंज्यूम हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एग्जाम्पल वो लेते हैं जिसमें सर्विसेज यूज करनी हो। मान लीजिए कार मैन्युफैक्चर, एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसने कार बनाई। ठीक है, अब उसको कोई ना कोई परचेज करेगा कस्टमर। तो कस्टमर जैसे ही परचेज करेगा, कभी ना कभी उस कार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जिस दिन प्रॉब्लम आएगी तो हमें उसके सर्विस की नीड होगी, मैकेनिक चाहिए, और मैकेनिक क्या प्रोवाइड करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसीलिए बोलना है इनसेपरेबिलिटी। जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है वो सर्विसेज से अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट बच्चों बोल रहा है फोर्थ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब होता है बच्चों स्टॉक। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है? स्टॉक। सर्विसेज हैज लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स। कह रहा है सर्विसेज या तो बहुत कम या नो बिल्कुल नहीं, टेंजिबल होती ही नहीं है। देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। तो कह रहा है इसलिए हम सर्विसेज को फ्यूचर यूज के लिए स्टोर नहीं कर सकते हैं। बच्चों का सर्विस है, कोई भी सर्विस है, क्या हम उसको फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हैं? नहीं, वो तो एट अ पर्टिकुलर टाइम पे दी जाती है। जैसे हम स्टॉक्स है, गुड्स है, सामान वगैरह हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। ये पॉइंट बोल रहे हैं इन्वेंट्री।
तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, इन्वॉल्वमेंट। One of the most important characteristics of services is the participation of the customer in the services delivery process. A customer has the opportunity to get the services modified according to a specific requirement. कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट, जो भी हम सर्विसेज देते हैं इसमें कस्टमर का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है और कस्टमर अपने अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक हो गया बच्चों, ये पढ़ लिया हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज या नेचर ऑफ सर्विसेज। अब बच्चों हमने पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब जो सुविधाएं मिलती है हमें, उन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है। तो बच्चों डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट कीजिए सर्विसेज और गुड्स को, तो बच्चों बेसिस आपने बहुत इंपॉर्टेंट है लिखने। बिना बेसिस के आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो पहला कॉलम है बेसिस का, फिर है सर्विसेज का, फिर है गुड्स का। बेसिस में सबसे पहले बोल रहा है नेचर, एन एक्टिविटी और प्रोसेस। सर्विसेज क्या कर रहा है, एक एक्टिविटी है और एक प्रोसेस है। एग्जाम्पल, वॉचिंग ए मूवी इन ए सिनेमा हॉल। हम एक सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं तो वो एक सर्विस है। ठीक है। गुड्स क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, वीडियो कैसेट ऑफ ए मूवी। जो वीडियो कैसेट है हम उसे टच कर सकते हैं, तो वही चीज है। टाइप, इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में, सर्विसेज का टाइप क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस, और गुड्स का टाइप होता है होमोजीनियस। इंटेंजिबिलिटी मतलब किसको छू सकते हैं, किसको टच नहीं कर सकते हैं, किसको टच कर सकते हैं और किसको नहीं। तो सर्विसेज टच नहीं कर सकते हैं, देखो लिखा है इंटेंजिबल। एग्जाम्पल, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट। गुड्स में टेंजिबल, मेडिसिन, मेडिसिन को हम टच कर सकते हैं इसलिए वो टेंजिबल है। इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंट कौन सा है, सर्विसेज, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर हैव डिफरेंट डिमांड्स। एग्जाम्पल, मोबाइल सर्विसेज। इनकंसिस्टेंट है बोल रहा है सर्विसेज, सर्विसेज अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल दिया मोबाइल सर्विसेज का, कह रहा है डिफरेंट कस्टमर्स हैविंग डिफरेंट डिमांड। डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। गुड्स, डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड्स फुलफिल्ड। गुड्स क्या है, कह रहा है जो डिफरेंट कस्टमर है गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड, वो एक स्टैंडर्ड डिमांड करते हैं और वो फुलफिल की जाती है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल फोन, मान लीजिए कोई रिच पर्सन आया, उसने कहा मुझे 20,000 का फोन दे दीजिए, वो दे देंगे। कोई पुअर पीपल आया, उसने कहा मुझे 5,000 का दे, तो वो उसे कहा जाता है स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड। इनसेपरेबिलिटी, इनसेपरेट कौन है, सर्विसेज सेपरेट नहीं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि सर्विसेज के इनसेपरेट हैं। पढ़ते हैं साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, कह रहा है एक तरफ हम प्रोडक्शन करते हैं और कंजम्पशन करते हैं। ईटिंग आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट, एग्जाम्पल। सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, बोल रहा है गुड्स सेपरेट होते हैं प्रोडक्शन और कंजम्पशन। परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम ए स्टोर, हमने परचेज की आइसक्रीम स्टोर में, उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, उसे संभाल के रखेंगे, फिर कस्टमर को सेल करेंगे। इन्वेंट्री, किसको स्टोर करके रख सकते हैं, किसको नहीं, सर्विसेज को स्टोर नहीं कर सकते। कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक, कैन बी केप्ट इन स्टॉक। इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट किसके साथ होना जरूरी है। पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, किस टाइम पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सर्विस डिलीवरी में। इन्वॉल्वमेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, कह रहे हैं डिलीवरी टाइम में इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया। तो ये हमने पढ़ लिया डिफरेंशिएट बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं बच्चों, सर्विसेज 3 टाइप की होती हैं, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज। तो सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की सर्विस होती हैं। पहली सर्विस है बिजनेस सर्विसेज। Business services are those services which is used by business enterprise for the conduct of their activities. Business services वो सर्विसेज होती हैं जो कौन यूज करता है, बिजनेसमैन, किस लिए, अपने बिजनेस की कोई भी एक्टिविटी के लिए। एग्जाम्पल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सब सर्विसेज बिजनेस सर्विसेज बोली जाती हैं। बैंकिंग आपको पता होगा, इंश्योरेंस भी, वेयर हाउसिंग मतलब होता है बच्चों जहां पे गुड्स स्टोर करते हैं।
कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो बहुत लार्ज नंबर में गुड्स को प्रोड्यूस करती है, तो उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। उसके लिए क्या बनाया जाता है? वेयर हाउसिंग, जिसे गोडाउन बोलते हैं। और कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज को बिजनेस सर्विसेज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मतलब होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों की भलाई के लिए करते हैं। तो पढ़ते हैं इसमें, सोशल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज दैट आर जनरली प्रोवाइडेड वॉलेंट्री इन परस्यूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स। बोला है वॉलेंट्री मतलब होता है बच्चों अपनी मर्जी से, वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से। सोशल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो अपनी मर्जी से दी जाती हैं सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए, मतलब भलाई के लिए। These social goals may be to improve the standard of living for weaker section of society। बोल रहा है जो भी हमें सोशल सर्विसेज देते हैं इससे हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैंडर्ड किनका? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब लोग हैं उनका। तो ये होती हैं सोशल सर्विसेज जो हम लोगों के लिए करते हैं। फिर आती है बच्चों पर्सनल सर्विसेज जो हम अपने लिए करते हैं। ठीक है, पर्सनल सर्विसेज किसके लिए? जो हम अपने लिए करते हैं। पर्सनल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर्स। बोल रहा है पर्सनल सर्विसेज वो सर्विसेज हैं जो एक्सपीरियंस की जाती हैं डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। डिफरेंट कस्टमर डिफरेंटली यूज करते हैं। दीज सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिस्टेंट इन नेचर। बोला ये सर्विसेज कंसिस्टेंट नहीं होती नेचर में, क्योंकि बच्चों पर्सनल सर्विस मतलब जो हमें चाहिए। अगर हम डिमांड देंगे तो आपको कोई और सर्विस चाहिए हो सकती है, मुझे कोई और, तो इसलिए इनकंसिस्टेंट है, डिफरेंट है वो। ठीक है, तो सर्विसेज कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। तो बच्चों अब पढ़ते हैं बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज में हमने सबसे पहले पढ़ा हमारा क्या आता है? बैंकिंग। बिजनेस सर्विसेज में हमारा क्या आता है बच्चों? बैंकिंग। बैंकिंग में समझते हैं बच्चों सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैंक। कितने टाइप के बैंक होते हैं बच्चों? 4 टाइप के बैंक होते हैं मोस्टली। कितने टाइप के बैंक होते हैं? 4। देखो लिखा है बैंक कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग: कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक एंड सेंट्रल बैंक्स। अब बच्चों हम सारे बैंक्स को 1 बाय 1 पढ़ते हैं कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं और सेंट्रल बैंक क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों कमर्शियल बैंक, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कमर्शियल बैंक्स आर इंस्टीट्यूशंस डीलिंग इन मनी। बोला कमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है जो किस में डील करता है? मनी में, पैसों में। दीज आर गवर्न्ड बाय इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते हैं? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू इट बैंकिंग मीन्स, बोला है जो ये रेगुलेशन एक्ट है 1949, इसका मतलब बैंकिंग क्या होता है? कह रहा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी। क्या एक्सेप्ट करता है बैंक? हम जो पैसे जमा करते हैं वो डिपॉजिट करते हैं फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। किस लिए? हमसे पैसे लेके इन्वेस्ट करेगा और कहीं और इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक वो बैंक होते हैं जो कौन से एक्ट के थ्रू रेगुलेट होते हैं? 1949 इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। जो भी ये बैंक होते हैं बच्चों क्या करते हैं? नॉर्मल पब्लिक से रुपए लेते हैं। हम लोग बैंक में जाके कैश डिपॉजिट करते हैं, आइए देखियो हमने डिपॉजिट कर दिया, हम लोग डिपॉजिट करते हैं। और ऐसी बैंक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं? पैसा डिपॉजिट करते हैं, बहुत सारे लोग। तो बैंक के पास धीरे धीरे बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो बैंक क्या करता है? इस पैसे को जो बैंक में इकट्ठा हो गया है, हम सब नॉर्मल पब्लिक ने डाल दिया है, उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। उस पैसे को क्या करता है? कहीं और इन्वेस्ट करता है और वहां से वो अपनी इनकम जनरेट करता है। इनकम जनरेट करता है। ठीक है, समझ में आ गया बैंक कैसे काम करता है? हमसे पैसे डिपॉजिट करता है और उस पैसे को कहीं और डाल देता है। ये है कमर्शियल बैंक। ठीक है सर, कमर्शियल बैंक होते कौन से टाइप के हैं? तो बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ एग्जाम्पल दीजिए कमर्शियल बैंक के। बच्चों आप अपने लोकेलिटी में जो भी बैंक देखते हो, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं आपको,
SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, जो भी आपके कॉमन बैंक हैं, ठीक है, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं। ये इन सारे बैंकों को क्या बोला जाता है? कमर्शियल बैंक। आई होप आपको कमर्शियल बैंक अब समझ में आ गया होगा। कमर्शियल बैंक का काम होता है पब्लिक से पैसे डिपॉजिट करना और उसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देना। वो कौन से रेगुलेशन एक्ट के थ्रू चलता है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एग्जाम्पल के लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI, HDFC, ये कुछ एग्जाम्पल हैं कमर्शियल बैंक के। तो बच्चों हमने टाइप्स ऑफ बैंक में पहला पॉइंट तो समझ लिया कमर्शियल बैंक। अब सेकंड पॉइंट है कोऑपरेटिव बैंक्स। सेकंड पॉइंट है बच्चों कोऑपरेटिव बैंक। पढ़ते हैं बच्चों। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। याद रखिएगा जो भी कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो किस रेगुलेशन किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं ये। एंड मीन इसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीफ क्रेडिट, और किस लिए जाने जाते हैं? प्रोवाइडिंग चीफ क्रेडिट। चीफ क्रेडिट मतलब कम रेट में लोन देना, सस्ते दामों पे लोन देना टू देयर मेंबर्स। इट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। कह रहा है ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है रूरल क्रेडिट, दैट इज एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया। अब बच्चों सेकंड पॉइंट है कोऑपरेटिव बैंक्स। फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब सेकंड बैंक आ गया कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव बैंक बच्चों, जो भी कोऑपरेटिव बैंक होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। कौन सी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। ये एक क्यों जाने जाते हैं? ये चीफ रेट में मतलब कम रेट में क्या देते हैं? लोन देते हैं। और मोस्टली कौन से सेक्टर को देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को। कौन से सेक्टर को देते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज कोऑपरेटिव बैंक में यही था कि उसे कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसका काम क्या है? चीफ रेट, सस्ते दाम में लोन देना। मेनली किस सेक्टर के लिए? एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, ठीक है। और अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें हमारी नॉर्मल एरिया में, हम उत्तराखंड में अगर बात करते हैं, जिस भी एरिया में आप लोग रह रहे हैं, तो देखिए अल्मोड़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, नैनीताल कोऑपरेटिव बैंक। तो इस तरीके से ये बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चों स्पेशलाइज्ड बैंक। कुछ बैंक स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी चीजों में, तो समझते हैं वो क्या है। स्पेशलाइज्ड बैंक आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक। बोल रहा है स्पेशलाइज्ड बैंक वो बैंक होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज बैंक होते हैं, मतलब एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, उन्हें स्पेशलाइज्ड बैंक बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंडस्ट्रियल बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स, कैटरिंग टू स्पेसिफाइड नीड ऑफ दीज यूनिक एक्टिविटीज। कह रहे हैं ये वो बैंक होते हैं जो बिजनेस लोग, जो मतलब मान लीजिए जो बिजनेस एक देश से दूसरे देश में कर रहे हैं, तो उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत जो भी करेंसी चाहिए उसकी जरूरत होगी, तो उनके लिए ये बैंक बनाए गए हैं जो फॉरेन करेंसी में डील कर सकें, एक देश से दूसरे देश की करेंसी में, पैसों में डील कर सकें। दीज बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एड्स। कह रहे हैं ये जो बैंक हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल एड। एड मतलब हेल्प, पैसों में हेल्प करते हैं टू इंडस्ट्रीज। किनको? इंडस्ट्रीज को। हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट एंड फॉरेन ट्रेड। बोला हैवी ट्रंकी प्रोजेक्ट, बहुत बड़े प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा पैसों की नीड होती है, ये स्पेशलाइज्ड बैंक वहां लोन देते हैं। और फॉरेन ट्रेड, आप एक देश से दूसरे देश के साथ अगर ट्रेड बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्प करते हैं। तो स्पेशलाइज्ड बैंक समझ में आ गया। सेंट्रल बैंक बच्चों, सेंट्रल बैंक्स को अपेक्स बैंक भी बोलते हैं। तो द सेंट्रल बैंक्स ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइज, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री। ध्यान से समझना बच्चों, सेंट्रल बैंक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए। फोर्थ है हमारा सेंट्रल बैंक। बच्चों सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो हेड होता है बैंक्स का। हमारे देश में कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके नीचे जो भी बैंक होंगे, मान लीजिए SBI हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो,
कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, ये सब किसके कंट्रोल में होंगे? आरबीआई। आरबीआई ही इनको सुपरवाइज करेगा, सब कुछ इनकी देखरेख कौन करेगा? आरबीआई। देखिए पढ़ते हैं, सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है इनकी एक्टिविटीज को। देखो कितनी चीजें करता है। ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, जितने भी कमर्शियल बैंक है हमारे देश में उन सभी की। इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर, ये ऐसे गवर्नमेंट बैंकर भी काम करता है, मतलब जो गवर्नमेंट सरकार है उनका बैंक भी इसी को बोला जाता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट करेंसी, ये बोल रहा है जो ये सेंट्रल बैंक होता है ये क्या कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है? करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, और क्रेडिट पॉलिसी मतलब उधार देने वाली पॉलिसी ऑफ द एनी कंट्री। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक है हमारी कंट्री का। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ बैंक भी पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ बैंक पढ़ने के बाद उसमें हमने चारों के चारों बैंक भी पढ़ लिए। कमर्शियल बैंक भी हमें आ गया, कोऑपरेटिव बैंक भी, स्पेशलाइज्ड बैंक भी और सेंट्रल बैंक भी। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, मतलब जो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनके फंक्शंस क्या है, इनके काम क्या है बच्चों? तो सभी को पता होता है और पढ़ लेते हैं तब भी दिए। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं वो पैसे डिपॉजिट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मतलब बच्चों ये कमर्शियल बैंक है, कोई भी कमर्शियल बैंक मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए चल रहा हूं एसबीआई, इसमें कोई भी नॉर्मल पब्लिक अपने पैसे डिपॉजिट कर सकती है और ये मना नहीं करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। तो यही पहला काम है किसी भी कमर्शियल बैंक का, जो भी लोग हैं उनके पैसों को संभाल के रखें। तो इसी को बोला गया है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है बच्चों लैंडिंग ऑफ फंड्स। लैंडिंग ऑफ फंड मतलब होता है लोन देना। लैंडिंग ऑफ फंड मतलब क्या होता है? लोन देना। अब इस बैंक में ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, पैसे डिपॉजिट किए होंगे, तो इसके पास खूब सारे पैसे जमा हो गए होंगे। ठीक है, तो बच्चों कुछ लोगों के पास जब पैसे ज्यादा होते हैं तो वो डिपॉजिट करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लोन की जरूरत होती है, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, बहुत सारे लोन होते हैं। तो ये बैंक क्या करते हैं, इन पैसों को ऐसे लोगों को लैंड कर देता है, लोन में दे देता है जिनको उसकी नीड है, जिनको उनकी नीड है, जरूरत है। इसे कहा जाता है लैंडिंग ऑफ फंड्स। इस पॉइंट को कहा जाता है लैंडिंग ऑफ फंड्स, पैसे को लोन में देना। और क्या फंक्शन है? चेक फैसिलिटी प्रोवाइड करना। कमर्शियल बैंक कौन सी फैसिलिटी देते हैं? और चेक प्रोवाइड करते हैं, चेक की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट है, आप लोग सब अवेयर होंगे जहां तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंस ऑफ फंड। रेमिटेंस मतलब होता है बच्चों ट्रांसफर ऑफ फंड, एक अकाउंट से तो दूसरे अकाउंट में फंड को ट्रांसफर कर दे, उसे बोला जाता है रेमिटेंस ऑफ। बैंक हमें हेल्प करता है कि अगर मैं एसबीआई ये हल्द्वानी में है या किसी और प्लेस में दिल्ली में है, वहां से अगर मुझे मुंबई के एसबीआई बैंक में पैसे ट्रांसफर करने, तो ये फंक्शन भी कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। इसको बोला जाता है रेमिटेंस ऑफ फंड। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? रेमिटेंस ऑफ फंड, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करने को। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में अलाइड सर्विसेज। अलाइड मतलब होता है बच्चों रिलेटेड। ठीक है, अलाइड सर्विसेज मतलब होता है रिलेटेड। जो ये बैंक है, आपने देखा होगा बैंक लॉकर फैसिलिटी देता है। बैंक कौन सी फैसिलिटी देता है? लॉकर फैसिलिटीज, जहां पे हम अपने इंपॉर्टेंट चीज संभाल के रखते हैं। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है अलाइड सर्विसेज। अलाइड सर्विसेज, ठीक है, अलग से भी रिलेटेड सर्विसेज भी देता है। पढ़ते हैं इन एडिशन टू अवर फंक्शन बैंक ऑल्सो प्रोवाइड अलाइड सर्विसेज सच एज बिल्स पेमेंट। देखो आ गया, लॉकर फैसिलिटीज, अंडरराइटिंग सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, पैसों को डिपॉजिट करता है, पैसे डिपॉजिट करके क्या करेगा? लोन में दे देगा। लैंडिंग ऑफ फंड्स, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। रेमिटेंस ऑफ फंड, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड भी ट्रांसफर कर देता है। और अलाइड सर्विसेज,
अलाइड मतलब होता है रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड सर्विसेज, जैसे लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और सारी चीजें भी प्रोवाइड करना। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।